हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम सिद्ध कैसे करते हैं, एक विधि अपनाते हैं जिसको कहते हैं विरोधोक्ति विधि। तो हम हेडिंग डालेंगे विरोधोक्ति विधि में हम क्या करते हैं, जो सवाल में दिया रखा हो, जैसे कर्णी 5 दिया रखी हमें, तो ये एक अपरिमेय संख्या, जैसे हमको दी रखी कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इसको अपरिमेय न मानकर परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। कैसे माना? कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, इस तरीके से हम मान लेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे क्यू के रूप में लिखे जा सके। तो हम 5 को लिखेंगे p बटे क्यू के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? कर्णी 5 बराबर p बटे क्यू। अब हमें यहाँ p बटे क्यू के बारे में लिखना होता है। वो क्या लिखना होता है? हमने लिखा जहाँ p और q से अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर ना है 0 के और q बराबर नहीं है 0 के। तो से अभाज्य पूर्णांक के बारे में हमने आपको बता ही रखा है, से अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, तो हम इसको यहाँ समझते हैं। जैसे p और q एक से अभाज्य पूर्णांक है, तो हमने लिखा जैसे 3 और 7 है, ये से अभाज्य पूर्णांक है। कैसे है? जैसे 3 का गुणनखंड सिर्फ 3 ही निकलेगा और 7 का गुणनखंड सिर्फ 7 ही निकलेगा। एक कॉमन नहीं निकलेंगे इन दोनों के गुणनखंड में कोई भी। ऐसे गुणनखंड जिनमें कोई भी कॉमन ना हो वैसे अभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब जिनका HCF कितना हो? 1 हो। अब HCF 1 कैसे हो? जैसे ये 3 है और 7 है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा में 1 लगा देंगे इस तरीके से। अब 1 लगाने से इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 3 का 3 ही देगा, 3 एकम 3 तो फिर भी 3 ही आएगा और 7 एकम 7 तो फिर भी 7 ही आएगा। मतलब इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा 1 लगाने से। तो मतलब ऐसी संख्या जिनका HCF गुणनखंड 1 हो वे से अभाज्य पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और ये q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे हमने लिखा 5 और अब q का मान हमने 0 लिख दिया। अब ये 0 लिख दिया तो ये 5 और पूरी संख्या को ही क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो q का मान मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा कैसे करते हैं? या 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपने मन में 1 मान लेंगे कि 1 है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो अब q का गुणा कर्णी 5 में करेंगे तो q कर्णी 5 इस तरीके से, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। अब p का 1 में गुणा करेंगे तो p आएगा, p। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रियक गुणा करने पर, इस तरीके से हमको लिख लेना है, क्योंकि हमने त्रियक गुणा किया है तो हमको बताना भी है कि त्रियक गुणा करने पर हमें अब हम क्या करेंगे, इस कर्णी 5 को इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इनका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो पहले q कर्णी 5 का वर्ग करेंगे, इसके ऊपर वर्ग लगाएंगे बराबर p का वर्ग। अब हम यहाँ लिखेंगे हमने क्या किया कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्रकार हम लिख देंगे। अब हम q का वर्ग करेंगे तो q वर्ग, अब कर्णी 5 का वर्ग करेंगे तो p5 बराबर p वर्ग। अब आप कह रहे हो सर कर्णी 5 का सिर्फ आपने 5 कैसे लिख दिया? इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसी सवाल को लेते हैं, जैसे कर्णी 5 है, इसको ऊपर वर्ग लगा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? वर्ग का मतलब होता है 2 बार कर्णी 5 और फिर से कर्णी 5। अब हम इसको इकट्ठा लिख देंगे। इकट्ठा कैसे? 5 गुणा में 5 इस तरीके से। अब जोड़ा बन जाता है ना, तो वह बाहर निकल के आ जाता है। तो जिसका जोड़ा बन गया 5 का, तो सिर्फ 5 बाहर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार कर्णी में 3 है, तो हमको इसको वर्ग करना है। तो फिर पहले हम क्या करेंगे, इनको कर्णी 3 गुणा में कर्णी 3, फिर अब इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे कर्णी 3 इस तरीके से। अब जुड्डा बन गया, मतलब जोड़ा बन गया, तो क्या सिर्फ 3 बाहर निकल के जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे कर्णी 5 था, इसका हमने वर्ग किया तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 5, ठीक है। किस प्रकार के, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, इसका हमने डायरेक्ट लिख दिया ये 5। और पिछली वीडियो में मैंने भी आपको बता रखा है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको क्रम से वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम पहले इस तरीके से हम करवा भी चुके हैं, मैंने पहले आपको सब बता दिया है। या तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, ठीक है।
इसलिए आपको क्या करना है, पिछली वीडियो को देखकर ही आना है। जब तक आप पिछली वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको यहाँ समझने में कठिनाई आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाकर पहले जो सारी वीडियो हैं उनको देखें और क्रम से पढ़ाई करें, उसके बाद इन सबको देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से जमाएंगे। तो पहले हम संख्या को लिखेंगे, संख्या, फिर क्यू वर्ग। अब इन दोनों के बीच में गुणा तो है ही, हम लिखते नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, पी वर्ग लगा देंगे। ये हमारा समीकरण 1 बन के रेडी हो गया। ठीक है, हम इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इस तरीके से यहाँ देखेंगे कि पी वर्ग का एक गुणनखंड 5 है, जो कि नहीं होना था। यहाँ तो बोल रहा है पी से अभाज्य पूर्णांक है। अभी पी को देख रहे हैं हम, तो पी क्या कह रहा था, से अभाज्य पूर्णांक है, मतलब उसका कोई भी गुणनखंड नहीं है उसके अलावा। तो यहाँ तो पी का गुणनखंड निकल ही आया। क्या निकल आया, 5। पी वर्ग का गुणनखंड 5 निकल आया है। जब पी वर्ग का गुणनखंड 5 है तो पी का भी गुणनखंड 5 होगा। हम यहाँ समझते हैं, जैसे मैंने लिखा आपको 4। अब इसका गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसके गुणनखंड होते हैं। अब 8 का गुणनखंड 1 2 तो है, क्या है, 2 है। तो ऐसे ही इसका पी वर्ग का गुणनखंड 5 है। अब जब पी वर्ग का गुणनखंड 5 है तो पी का भी गुणनखंड 5 होगा। जब उस संख्या के वर्ग का गुणनखंड 5 है तो उस संख्या का भी एक गुणनखंड 5 जरूर होगा। ठीक है, पी वर्ग का गुणनखंड क्या निकल के आया है, 5। जबकि पी बोल रहा था मेरा कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब से अभाज्य पूर्णांक है। से अभाज्य पूर्णांक का मतलब यही होता है कि उसके गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ पी कह रहा है कि मेरा गुणनखंड 5 है, तो क्या हुआ, पी यहाँ गलत साबित हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ पी वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तो पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लिख देंगे। मैंने आपको समझा भी दिया कि पी वर्ग का गुणनखंड जब 5 है तो पी का भी गुणनखंड 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कथन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे पी का एक गुणनखंड तो 5 है। ठीक है, अब जैसे मैंने 8 बताया था आपको, 8 के गुणनखंड क्या है, 8 के गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 8 का एक गुणनखंड तो कौन है, 2 है। अब 2 के अलावा और भी गुणनखंड है, जैसे 2 गुणा में 2, तो हमको क्या करना होता है, यहाँ हम इनको m मान लेते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार एक पी का एक गुणनखंड 5 तो है, उसके अलावा भी कोई गुणनखंड होंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, उनको हम m मान लेंगे। ठीक है, तो पी के गुणनखंड कैसे लिखेंगे हम, पी के गुणनखंड है 5m। अब m क्यों माना है, मैंने आपको बताया कि जैसे 8 के गुणनखंड 2 है, अब 2 के अलावा भी तो है जी, तो हम इनको m मान लेंगे। इसी प्रकार ये का है, तो एक गुणनखंड कौन है, 5 है। अब 5 के अलावा भी जो गुणनखंड होंगे, ऑब्वियसली बात है हमको होंगे ही, जरूर होंगे, तो हम उनको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे p बराबर 5 गुणा में m, ये p के गुणनखंड निकल के आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, p का मान क्या था, p के गुणनखंड निकल के आए थे, p बराबर 5m। हम यहाँ एक बार फिर लिख लेंगे उनको। अब हम क्या करेंगे, जो p का मान है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 कौन सा है हमारा, 5 की घात 2 बराबर p की घात 2, ये हमारा समीकरण 1 था। अब हम p के मान की जगह, p की जगह हम 5m रखेंगे, तो 5 क्यू स्क्वायर तो इसी प्रकार लिखेंगे, और अब p के जगह हम क्या करेंगे, 5m लिख देंगे और उसके ऊपर वर्ग लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, 5 क्यू का वर्ग इस प्रकार लिखेगा। अब 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और m वर्ग का m वर्ग लिख देंगे। ठीक है, अब जब बराबर में हो संख्या आमने सामने हो तो संख्या कट जाती हैं, जैसे 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा। अब क्यू वर्ग का मान कितना निकल के आ गया, 5m वर्ग। तो यहाँ क्या निकल के आ गया, 5 का क्यू स्क्वायर का मान 5m स्क्वायर, मतलब क्यू का गुणनखंड भी 5 है, तो क्यू भी गलत साबित हो गया। यहाँ क्यू भी बोल रहा था कि मेरा भी कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ क्यू का एक गुणनखंड निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5m स्क्वायर, मतलब क्यू का गुणनखंड 5 है। तो हम फिर से लिखेंगे, इस तरीके से हम लिख लेंगे, जहाँ p वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तो क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इस प्रकार हम लिख देंगे, जहाँ क्यू वर्ग का एक गुणनखंड 5 है तो क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इसको हम कथन
सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब हमको पता चल गया कथन 1 व 2 से कि P का भी एक गुणनखंड 5 है और Q का भी एक गुणनखंड 5 है, मतलब दोनों गलत हो गए यहाँ। जबकि P और Q कह रहा है तो मेरा कोई भी गुणनखंड नहीं है, हम सहभाज्य पूर्णांक है। लेकिन जब हमने इनको सॉल्व किया तो इनके गुणनखंड निकल के आ गए जो कि गलत हैं। मतलब गुणनखंड तो सही है लेकिन जो गुणनखंड निकल के आए इनका जैसे निकल के नहीं आना थी, मतलब जिनका हमको माना था कि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होना थी, तो मतलब इनके गुणनखंड निकल के नहीं आना, तो ये क्या अपरिमेय संख्या ही है क्योंकि हमने उल्टा माना था। तो हम लिखेंगे कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि, इस तरीके से हम लिख देंगे कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः P और Q परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं मतलब हमारी कल्पना गलत है, हमने माना था परिमेय संख्या है लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे हमारी कल्पना ही गलत थी। हम लिख देंगे अतः हमारी कल्पना ही गलत थी, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ये हमने सिद्ध करके बता दिया, तो हम लिख देंगे यहाँ सिद्ध। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आप नोट कर लें। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।